नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आप लगातार फरवरी एग्ज़ाम का जो 25 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लगातार आपको दी जा रही है वीडियो के माध्यम से। आज हमारी क्लास में देखेंगे 49 MCQ क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ई वैलेट घटकों का सही संयोजन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ई वैलेट कंपोनेंट, यानी कि ई वैलेट में यूज होने वाले जो कंपोनेंट हैं वो करेक्ट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर एंड इंटरनेट, दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, तीसरा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, चौथा है हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका पहले वाले में देखेंगे सी है, यानी कि अगर ई वैलेट हमको चाहिए तो ई वैलेट के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर उसके अंदर फंक्शन करता है और हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं उसमें देखेंगे जो डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं, डिवाइस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कंपैरेटिव ऑपरेटर कौन सा कहलाता है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव ऑपरेटर जो होता है उससे इससे पहचाना जाता है। तो इसमें पहला ए गलत हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, कंपैरेटिव ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से यूएसएसडी जैसा कि पुरानी क्लास में भी यूएसएसडी के बारे में बताया गया था, किस आवृत्ति पर काम करता है। ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूएसएसडी एट वर्क फ्रीक्वेंसी इस वर्क, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो यूएसएसडी कोड जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जीएसएम पर काम करता है, कि सेल्यूलर नेटवर्क पर काम करता है, कि नन ऑफ दिस। अगर यूएसएसडी की बात करें तो देखेंगे ये *99# होता है। ये जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है, जो हर एक मोबाइल में कीपैड मोबाइल पर इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे जीएसएम आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि जीएसएम ग्लोबल सिस्टम मोबाइल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई है। मतलब जो सेल होता है, सेल की हाइट कौन सा है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट मतलब पहले से जो मौजूद होता है उसका क्या साइज है। तो 4.4 है या 0.45 है, 4.5 सेंटीमीटर है या 0.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 0.45 होता है, 0.45 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंच में भी दिया है, सेंटीमीटर में, तो हमेशा सेंटीमीटर को वाले को चूज करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं फरवरी माह के से रिलेटेड एग्जाम के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, जिसमें 49 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेनू विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक को शुरू करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू ऑप्शन इज यूज ऑफ स्टार्ट ऑफ स्पेलिंग चेकर इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो कैसे तरीका है, कौन से मेनू में, फॉर्मेट मेनू में स्पेलिंग चेक माना जाता है, या टूल्स मेनू में स्पेलिंग चेक, या टूल्स मेनू में ऑटो स्पेलिंग चेक, या डी में फॉर्मेट ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी टूल्स में जाना है और ऑटो चेक स्पेलिंग पर क्लिक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजू लिखा है, नीचे लाइन है तो आप उसे अंडरलाइन बोलेंगे, और अगर ऊपर लाइन है तो इसे ओवरलाइन बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ओवरलाइन वाला क्वेश्चन तो ज्यादातर पूछा जाता है, अंडरलाइन सबको पता हो चुका, ओवरलाइन को ध्यान नहीं देते बच्चे, इस वजह से ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो यहाँ पर इसका 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ओवरलाइन हो जाएगा, ओवरलाइन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है 7 नंबर। इसमें देखेंगे प्रस्तुति डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूपण फॉर्मेटिंग एवं लेआउट रेगुलर करता है,
आमतौर पर क्या कहलाता है। फिर क्वेश्चन हिंदी में है तो कम समझ में आया, इंग्लिश मीडियम देख लीजिए। द प्रेजेंटेशन डिजाइन दैट रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट सीट स्लाइड इज कॉमनली कॉल्ड। जो प्रस्तुति होती है, जो डिजाइन होती है जब रन करी जाती है तो उसके लिए कौन कौन सी फॉर्मेटिंग जो होती है, वो लेआउट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिजाइन टेम्पलेट होता है या टेम्पलेट्स होता है या प्लेस होल्डर होता है या ब्लूप्रिंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर का करेक्ट 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, टेम्पलेट इसका सही आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर लोगो में होता है। यानी कि कहने का मतलब ट्विटर जो होता है, ट्विटर के अंदर जो लोगो बना होता है वो किस चीज का होता है, चिड़िया का होता है, जानवर का होता है। यहाँ पर देखेंगे टी लिखा होता है या इनमें से कोई नहीं। अगर पुराना क्वेश्चन है तो पूछा जाएगा तो उसमें देखेंगे चिड़िया होता है और उसका जो चिड़िया होता है वो उसके ट्विटर के अंदर लोगो बना होता है। और जो ट्विटर अब का है, प्रेजेंट का जो है, वो उसमें लोगो की जगह लोगो चेंज हो चुका है। प्लस उसके अलावा देखेंगे टेक्स्ट लेंथ जो होती है वो भी इसमें चेंज हो गई है और ग्रुप की संख्या और वीडियो और ऑडियो जो भेजते हैं उसकी लेंथ भी चेंज हो चुकी है। तो ये अपडेटेड हो चुका है। अगर अपडेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर तो आपको देख के जाना पड़ेगा, और अगर अपडेटेड नहीं पूछा है तो यही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स में बैकअप करने के लिए होता है। यानी कि यूनिक्स में बैकअप करने के लिए कौन सी कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बैकअप कमांड का यूज करेंगे या जिप का यूज करेंगे या सीपीयू का काम करेंगे या जिप का करेंगे। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। CPIO कमांड का प्रयोग हम बैकअप के लिए करते हैं यूनिक्स में, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कहा गया है निम्नलिखित में से ट्विटर पर ट्रेडिंग टॉपिक से क्या आशय है। मतलब ट्विटर पर जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग टॉपिक से क्या मतलब है, जो सबसे ज्यादा बार बार डिस्कस किया जाता है, जो यूजर के द्वारा लिखा जाएगा, जो सीईओ के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार डिस्कस किया जाएगा उसे ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ के कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन बाय ट्रेंडिंग टॉपिक। ट्रेंडिंग टॉपिक बार बार आपका लिखा जाता है, जिसमें कि देखेंगे जैसे कि कोई भी टॉपिक होता है तो बोले ना ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में एक नए जुड़े क्लाइंट को आईपी प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड एड आईपी एड्रेस अ न्यूली कनेक्टेड क्लाइंट इन द इंटरनेट। क्या है इसमें, एफटीपी है, आईपी है, डीएचसीपी है या डीएनएस है। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डीएचसीपी जो है वो न्यू यूजर जो कनेक्ट होता है उसके लिए यहाँ पर आईपी प्रदान करने का काम करता है डीएचसीपी, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसका कोबोल से संक्षिप्त रूप है, यानी कि कोबोल का फुल फॉर्म बताना है। कोबोल एक भाषा है आपकी, तो कोबोल का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 12 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या। यहां पर देखेंगे कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज लैंग्वेज, ये गलत है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 12 नंबर का बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 49 क्वेश्चन है, सबके सब लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपके फरवरी माह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे विंडोज 10 की स्क्रीन में टास्क बार को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता है। टॉप पर, बॉटम पर, सेंटर पर, लेफ्ट पर। जो टास्क बार होता है, टास्क बार में नीचे देखेंगे टाइम और डेट और बहुत सारे नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट, फोटोना बटन, ये सभी चीजें पाई जाती हैं इसमें। इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, लेफ्ट में ले जा सकते हैं, बॉटम में तो पहले से ही होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर भी दिया हुआ है। 13 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तो सेंटर में नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट है 14 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से ASI कितने बिट का होता है। ASCII कितने बिट का होता है ये पता होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ हमको ये पता होना चाहिए ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ये फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें देखेंगे 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 6 बिट हो जाएगा, 10 बिट हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा, 17 बिट हो जाएगा, 7 बिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, देखेंगे 7 बिट का होता है। ASCII का कोड का जो बिट होता है वो 7 बिट का पाया जाता है, ये हमको याद रखना है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 14 नंबर के बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग लिनक्स में फोल्डर फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कमांड का उपयोग लिनक्स में फोल्डर ऑब्लिक फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर mv कमांड, मूव कमांड, कॉपी कमांड, cp कमांड। तो इसमें 15 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, यानी cp कमांड। cp कमांड का प्रयोग जो होता है वो लिनक्स में जो है फोल्डर को कॉपी करने के लिए या फाइल को कॉपी करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको देखेंगे इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एसोसिएट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। एआई जो है वो कौन सी जनरेशन में पाई जाती है, तो फर्स्ट, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसमें देखेंगे फिफ्थ जनरेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका बन जाएगा बी बन जाएगा, यानी 5वीं जनरेशन में देखेंगे एआई का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। वहीं पर देखेंगे आपके जनरेशन जब पूछे जाए तो फर्स्ट में देखेंगे क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, दूसरे में देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तीसरे में देखेंगे आईसी चिप का प्रयोग किया गया, और चौथे में जो है वो चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, और 5वीं जनरेशन में जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये सभी के सभी जनरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में। 17 नंबर का देखेंगे करेक्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिकन एक्सप्रेस में सीवीवी में पिन की लेंथ क्या होती है, मतलब कहने का मतलब विच ऑफ द पिन लेंथ सीवीवी अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस में सीवीवी नंबर जो कार्ड नंबर के पीछे होता है, कार्ड नंबर जहां लिखा होता है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो आप यूज करते हो, उसमें देखेंगे सीवीवी नंबर होता है, वो उसकी लेंथ पूछ रहा है, कितना होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 8 होता है। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा। यहां पर देखेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस में पूछ रहा है, अगर इंडिया के किसी भी कार्ड की बात करें तो उसमें सीवीवी नंबर 3 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सीवीवी नंबर 3 डिजिट का पाया जाता है। अगर कार्ड नंबर की बात करें तो 4 चौका 16, 4 पेयर में होते हैं और 4 होते हैं, मतलब 16 होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ये कॉमन से चीज है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में देखेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस पूछेगा तो 4 पे टिक लगाना है, और अगर इंडिया में किसी भी या वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पूछेगा तो हमेशा 3 पे टिक लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में देखेंगे रो कॉलम का मिलान क्या कहलाता है। अगर रो ऐसे ऐसे है, इनको रो बोलते हैं, और कॉलम मिल जाए तो क्या कहा जाएगा, रो कॉलम मिल जाएंगे तो सेल कहा जाएगा, कि कॉलम कहा जाएगा, कि रो कहा जाएगा, कि बॉक्स कहा जाएगा। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर का ए, यानी सेल कहा जाएगा। जो रो कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसको सेल कहा जाता है, ठीक है ना। और मल्टीपल सेल मिलते हैं तो उनको टेबल कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से किस दिनांक से सभी बैंकों का लेन देन के लिए एटीएम की लागत को साझा करना शुरू किया, मतलब कब से एटीएम की शुरुआत होती है, 1 अप्रैल 2009 से, 1 जुलाई 2009 से, 1 सितंबर 2009 से। और ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी की बात करें तो ट्रिपल सी में देखेंगे सिंपली आपका देखेंगे 100 क्वेश्चन होता है, 90 मिनट का टाइम होता है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉजिटिव मार्किंग होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड कंपलसरी होता है, उसके बाद भी आप टाइम लगाते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर तो 80 नंबर का क्वेश्चन तो आप पढ़ा में से कर सकते हैं, जो आपको पढ़ाया जाए, क्लास में पढ़ाया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप पढ़ते हैं तो 80 नंबर का क्वेश्चन तो आपको बताया जा सकता है। लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जिसमें कि आपको कॉमनली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आपने आपको ये 20 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, ऐसा हो सकता है।
यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। 1 अप्रैल 2009 से शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है अगला, अगला देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से देखेंगे अलीबाबा, अलीबाबा के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे बिल गेट्स हैं, जैक मा है और एलन मस्क है और नन ऑफ दीस है। तो इसमें देखेंगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक में कहीं नहीं मिलने वाला है। बस ये है कि क्वेश्चन से आप इसे लगा लोगे, एक बार 2 बार 3 बार देख लोगे वीडियो से, तो आसानी से जो है इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जैक मा। जैक मा जो है वो अलीबाबा के संस्थापक हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आजा सिचुएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग। यहाँ पे देखेंगे 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सिचुएशन। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर नेक्स्ट है 21 का करेक्ट आंसर आपका बी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 22 में देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से PAN का 2 फुल फॉर्म होता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो देख करके आपको लगाना है कि वहां पर पर्सनल एरिया नेटवर्क तो नहीं लिखा है, वहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क तो मिल गया, यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर भी मिल गया। यहाँ पर ए नंबर ये हो गया, बी नंबर ये हो गया और सी नंबर में कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी देखेंगे करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि बोथ ए एंड बी पे आप टिक लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, यानी कि ये बी। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोनों चीजें हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन का फुल फॉर्म ये देखेंगे सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है ना, दोनों होता है। नेक्स्ट है 23 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन कैसे किनके अधीन में हुआ, किनके अंतर में हुआ, ये भी। और यहाँ पर देखेंगे ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे टोटल है और फिर उसके बाद एक कदम स्वच्छ की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, और फिर उसके बाद निर्मल भारत मिशन के द्वारा, इसके द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, निर्मल भारत मिशन। निर्मल भारत मिशन के द्वारा एक बार दोबारा से इस मिशन को शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है 23 के बाद 24 है। 24 में देखेंगे एक चेक जारी होने के बाद, कोई भी चेक जब जारी किया जाता है, जारी होने के बाद कितने समय तक वैलिड रहता है, 9 मंथ 9 महीना तक, 1 साल तक, 3 मंथ तक, 6 मंथ तक। जैसे डेट चेकबुक में डेट आपने डाल दिया तो वो कितने महीने तक वैलिड होता है, तो यहाँ पर 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर देखेंगे सी होता है, 3 मंथ वैलिड होता है, 3 महीने तक उसे लगातार आप काम कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो 3 मंथ के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 25 में देखेंगे कह रहा है फार्मूला MIN पूछा है और 528 में मिनिमम का मान, यानी कि 528 में मिनिमम संख्या कौन सी पड़ेगी, तो मिनिमम मतलब सबसे छोटी संख्या, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो वेरी इजीली क्वेश्चन ये देखेंगे, एक्सेल कैल्क का क्वेश्चन है और देखेंगे बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछा है। 25 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए। इसमें से देखेंगे मिनिमम अंक जो है 528 में 2 जो है वो सबसे छोटा अंक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 26 का। 26 में कह रहा है IFSC कोड का तात्पर्य क्या है। IFSC कोड का तात्पर्य क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है, पहला 4 अल्फाबेट बैंक और आखिरी का 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए बीच में 0 1 लगाता है। सेकंड पॉइंट है भारतीय वित्त प्रणाली कोड और थर्ड पॉइंट है उपरोक्त में से सभी। 26 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी, तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। इसमें देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक होता है और 11 डिजिट का कोड होता है, पहला 4 अल्फाबेट जो बैंक के लिए जारी करता है और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के बीच में 0 लगाया जाता है। फिर उसके बाद भारतीय वित्त प्रणाली कोड है, ये बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से सभी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 27 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की बहुत ही आसान है, उसे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे पूछा कि पहला पॉइंट है Ctrl+R का, दूसरा नन है और फिर उसके बाद तीसरा Ctrl+F होता है और Ctrl+H होता है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 27 में देखेंगे डी सही है, इसमें Ctrl+H का सहारा लेते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। नेक्स्ट है
यहाँ पर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है? मतलब कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अगर मेल भेजना है तो उसमें ऑडियो वीडियो को लेकर के भेजा जा सकता है? तो कौन सा? IMAP, POP, MIME और फिर उसके बाद नन, कौन सा इसमें है? तो 28 का देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, MIME। MIME प्रोटोकॉल का इस्तेमाल मेल के माध्यम से वीडियो ऑडियो भेजने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे अगर कोई भी कॉमन टेक्स्ट अगर फाइल भेजना चाहते हो तो उसको SMTP प्रोटोकॉल से भेजा जाता है। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा ये भी पता होना चाहिए कि मेल जो रिसीव होता है वो होता है POP से, POP2 होता है और POP3 होता है। तो POP2 लेटेस्ट ओल्ड वर्जन हो चुका, खत्म हो चुका है। अभी प्रेजेंट में क्या है आपके लिए? POP3 यानी तीसरा वर्जन होता है। नेक्स्ट है 28 के बाद 29 का फॉर्मूला में दिया गया है पावर, 5 और 2 का मान बताना है। यानी कि कहने का मतलब 5 को 2 बार यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 29 का फॉर्मूला पूछा है, पावर का मान क्या होगा? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 गुणे 5 हो जाएगा यानी 5 को 2 बार लिखो यानी 5 5 यहाँ पर 25 हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता यानी फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं, टिम बर्नर ली हैं, जैक मा हैं और नन ऑफ दीस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, 30 का करेक्ट आंसर बी है, टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 31 में देखेंगे निम्नलिखित में से OTP का पूरा नाम क्या होता है? तो OTP क्या होता है? OTP जो होता है वो आपके आधार कार्ड ट्रांजैक्शन या अमाउंट ट्रांजैक्शन के माध्यम से पूछा जाता है। जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो दैट टाइम पे भी OTP चाहिए। वन टाइम पासवर्ड होता है, एक सिक्योर पासवर्ड होता है जो आपके कुछ समय तक वैध रहता है, यानी कि 5 मिनट भी वैध हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये वन टाइम OTP का फुल फॉर्म आपका जो होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। 31 को देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 में करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एस माइन, S/माइन में ई का फुल फॉर्म क्या है? या में MIME, SMIME में ई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC का एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखेंगे 32 में देखेंगे एक्सटेंशन है, इंजन है, इन है, नन है। तो 32 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये एक एक्सटेंशन है, ई फॉर एक्सटेंशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगला देखेंगे 33 में देखेंगे निम्नलिखित में से सारथी का पूरा नाम, यानी SAARTHI, सारथी का पूरा नाम क्या होगा? 33 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखेंगे सिंक्रोनाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, फिर सर्विस फॉर एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, फिर सेविंग ऑफ एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। तो सी नंबर गलत है, बी नंबर भी गलत है। इसका करेक्ट है सिंक्रोनाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है 34 में देखेंगे बोल रहा है IFSC में कितने डिजिट होते हैं? IFSC कोड जो होता है वो उसके अंदर कितने डिजिट होते हैं? 12 होता है, 14 होता है, 10 होता है, 11 होता है। तो इसमें देखेंगे 34 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 11 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट है 35 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस में एक बार में कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शॉर्टकी का इस्तेमाल कितना फॉन्ट साइज बढ़ता है? जब एक बार आप कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बटन प्रेस करते हैं तो फॉन्ट साइज कितना इंक्रीज होता है? 3 पॉइंट इंक्रीज होता है, 4 होता है, 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 2 पॉइंट एक बार में बढ़ता है। जितनी बार आप इंक्रीज करेंगे 2 पॉइंट करके बढ़ता जाएगा। 2 बढ़ेगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे 2 पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है 35 के बाद 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल सेव एज के लिए किया जाता है? सबको पता है, यानी कि यार का सभी कंप्यूटर चलाना सीखे तो पहले सेव एज सीखा जाता है। तो सेव एज का शॉर्टकट की अलग अलग होता है।
जिसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सेव एज का शॉर्टकट की क्या है, 36 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस एस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल एस का प्रयोग सेव के लिए किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस जो होता है वो सेव एज के लिए होता है। कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस पी प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। नन यहाँ पर करेक्ट आंसर 36 का जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस एस। 36 के बाद 37 में देखेंगे, 37 में देखेंगे ट्विटर पर अधिकतम कितने कैरेक्टर ट्वीट किए जा सकते हैं। मतलब ट्विटर में ट्वीट करने की जो संख्या, जो शब्द की संख्या है वो कितनी है, 150 है, 165, 140 है, 145 है। तो 37 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 140। अभी अगर लेटेस्ट की बात करें, अगर फरवरी 2024 की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ करके 256 से अप्रॉक्स में पहुंच गई है। मतलब इसे चेंज किया गया है। अगर अपडेटेड कुछ रहता है तो अपडेट वाले पे टिक लगाएंगे बच्चे, और अगर अपडेटेड नहीं है तो यही वाला टिक लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 38 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर जिस पर हम इंटरनेट एक्सेस करें वो सभी वेब ब्राउजर हैं। तो वेब ब्राउजर जिस पे हम इंटरनेट चला सकें वो सबके सब वेब ब्राउजर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मोजिक है, सफारी है, याहू है, एड्ज है। इनमें से देखेंगे कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो मोजिक सही है, सफारी सही है, एड्ज सही है, याहू जो है विकल्प गलत है। यानी 38 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, यानी याहू जो है वो ब्राउजर नहीं है। याहू जो है वो सर्च इंजन है, ठीक है ना। ओके, सर्च इंजन पूछेगा तब आप याहू लगाएंगे। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से एक चार्ट को संपादित करने के लिए क्या किया जाता है। जो चार्ट होता है उसे एडिट करना हो, अगर एडिट करना है तो क्या करेंगे, यहां पर ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर 3 बार क्लिक करेंगे, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और खींचें, फिर उसके बाद चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें। 39 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें। यानी कि चार्ट में एक बार आपने चार्ट बना लिया, उसमें दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और उससे दोबारा से एडिट आप कर पाओगे। 39 के बाद देखेंगे 40 नंबर है। 40 नंबर में क्या कह रहा है, 40 नंबर ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ई वॉलेट का उपयोग करने के लिए 8 डिजिट की सिक्योरिटी कोड, फिंगरप्रिंट दोनों भी जरूरी है। अगर ई वॉलेट अगर आपका है तो यहां पर कह रहा है ई वॉलेट का प्रयोग 8 डिजिट और सिक्योरिटी कोड, फिंगरप्रिंट दोनों महत्वपूर्ण है। चाहे तो फिंगरप्रिंट लगा लीजिए और चाहे 8 डिजिट का कोड आप ई वॉलेट के लिए यूज कर लीजिए। इसमें देखेंगे कह रहा है 40 नंबर का। 49 में देखेंगे फॉल्स है, 4 डिजिट भी होता है, 4 डिजिट का भी कोड होता है और फिंगरप्रिंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 डिजिट बोल रहा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 41 है। 41 में देखेंगे कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदल सकता है। यानी कि 41 का देखेंगे करेक्ट आंसर बनेगा 41 में देखेंगे बी है, इसमें देखेंगे फॉल्स बन रहा है। यहाँ पर कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदल सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल की लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट है 42 में देखेंगे सीडी जो होता है उसके सीडी की भंडारण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है। मतलब सीडी की कैपेसिटी अगर देखें तो 700 MB होता है, अगर उसे घटा करके देखेंगे तो 680 MB होता है, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। डीवीडी की बात करें तो 4 GB से शुरू होता है, अप टू 17 GB तक जाता है। तो डीवीडी की भंडारण क्षमता, डीवीडी की स्टोरेज क्षमता जो है कैपेसिटी डीवीडी से अधिक होती है, सीडी डीवीडी से अधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा। 42 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी फॉल्स है। नेक्स्ट है 43 में देखेंगे निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस सपोर्ट द पिवट टेबल फीचर। लिब्रे ऑफिस में पिवट टेबल सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर 43 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रू है। ये पिवट टेबल जो होता है वो उस पर फीचर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है 44 में टीसीपी में संदेश के प्रसारण हेतु गंतव्य तक मार्ग आवंटित किया जाता है। इन द टीसीपी पाथ डेस्टिनेशन एंड एलोकेटेड बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज बिगिन। तो यहां पर देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर 44 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यहां पर ट्रू है। जब टीसीपी के माध्यम से जो प्रसारण शुरू होता है, यानी डेटा को लेकर के चलने और फिर उसके बाद दूसरे स्थान डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने का कार्य पूरा किया जाता है। टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और डेटा मैनेजमेंट करना, यानी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। 45 में देखेंगे यहाँ पर IMEI का फुल फॉर्म नंबर होता है। फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। इसमें देखेंगे इसका करेक्ट आंसर 45 का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी 45 का इसका करेक्ट आंसर है। 46 में देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या
होता है, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है, ये एडिट मेनू में पाया जाता है और राइटर में देखेंगे आपको मिल जाएगा। जब एडिट मेनू में जाओगे तो वहां पर आपको शॉर्टकट की दिखाई देगी। 46 की अगर बात करें तो ये ट्रू क्वेश्चन है, यानी कि ये सही है, ये शॉर्टकट की होती है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की। 47 की बात करें तो पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है, बिल्कुल ये फुल फॉर्म इसका करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। 47 का करेक्ट आंसर ट्रू हो गया। नेक्स्ट है 48 में देखेंगे, 48 आपका आखिरी क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। हम फरवरी माह के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट कर रहे थे, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपके 48 क्वेश्चन लिए गए थे, जो सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सबको आपको एक बार दो बार वीडियो चला करके देख लेना है, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना। तो आपके 25 तारीख से जो है वो इसके फरवरी माह के ट्रिपल-सी के एग्जाम जो है वो कंडक्ट है, मतलब शेड्यूल्ड है पहले से। तो आप अपना एडमिट कार्ड देखिए, एडमिट कार्ड 21 तारीख तक जनरेट हो जाएगा। यहां पर देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट के लिए विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विंडोज 10 में विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस का शॉर्टकट की का इस्तेमाल शॉर्टकट की के लिए किया जा सकता है। 48 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, यानी कि ये बात सही है। और एक प्रिंट स्क्रीन बटन होती है, उससे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों जगह से हो सकता है। ये शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।